नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको कविता और मंजू की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूं, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आशा करती हूं कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। कहते हैं कि हम किसी के साथ अगर बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है, और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मेरा नाम कविता है। मेरा एक भाई है जिसका नाम नीरज है। उसकी शादी मेरे माँ बाप ने कर दी थी, लेकिन मेरी भाभी अच्छी नहीं थी। वो मुझे बहुत ही परेशान करती थी। मैं अपने घर पर आराम से रहती थी, देर रात तक सोती थी, कोई काम नहीं करती थी। लेकिन जब से मेरी भाभी आई थी, वो मुझसे काम करवाती रहती थी। वैसे मैं एक साधारण घर में ही पैदा हुई थी, लेकिन मेरे माँ बाप और मेरे भाई ने मेरे लिए एक रईस खानदान का लड़का ढूंढा और मेरी शादी एक रईस खानदान में फिक्स हो गई। मेरी सहेलियां तो जलन के मारे लाल पीली हो रही थी और मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी, क्योंकि मेरे पति भी किसी फिल्म अभिनेता से कम खूबसूरत नहीं थे। मेरे पति का नाम दीपक था। गिन गिन कर मैंने दिन गुजारे थे। खैर, उस समय भी आ गया जब मैं अपने कुटिया जैसे घर से निकलकर महल की रानी बन गई थी। शादी के इस पड़ाव में मेरे पति ने मुझे अपना भरपूर साथ दिया था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन कहते हैं ना कि हर फूल के साथ एक कांटा भी होता है। ठीक उसी तरह हर खुशी के पीछे एक छोटा सा दर्द भी छुपा होता है। इस बात का एहसास मुझे अपनी शादी के सुबह ही हुआ था। मैं मायके में बहुत देर से उठा करती थी। मेरा ससुराल भी काफ़ी मॉडर्न था। मुझे लगा कि यहाँ मुझ पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। मेरे ससुराल में था ही कौन, एक पति, एक सास और एक ननद। इसलिए मैं घोड़े और गधे बेचकर सो रही थी, जब अचानक किसी ने हमारे घर के कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाया था, जैसे कोई भूचाल आ गया हो। मेरे पति दीपक, वो भी घबरा कर उठ गए थे। मैं भी आंखें मलती हुई उठकर बेड पर बैठ गई थी। दरवाजे पर दस्तक बढ़ती ही चली जा रही थी। दीपक ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ननद मंजू खड़ी थी। वो अपने भाई के पीछे पीछे मेरे पास पहुंची और आवाज़ देकर बोली कि भाभी, आप अभी तक सो रही हैं? जल्दी से उठिए और मुझे आपके हाथ से बना नाश्ता करना है। मेरी सभी सहेलियां अपनी भाभियों के हाथ से नाश्ता करती हैं। अचानक हुए इस हमले से मैं बिल्कुल घबरा गई थी। मंजू के पीछे मेरी सास भी पहुंच गई थी। वो मंजू को डांट रही थी, मंजू, ये क्या बचपना है बेटा, अभी तो बहू ने मीठा भी नहीं बनाया। तो मंजू बोली कि भाभी पहले मीठा बना लेगी, फिर मेरे लिए नाश्ता। फिर मंजू बोली कि भाभी, आप 15 मिनट में फ्रेश होकर किचन में आ जाओ, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। सास और ननद के जाने के बाद मैंने दीपक की तरफ मदद भरी नज़रों से देखा था। वो बहन की इस हरकत पर मुस्कुरा रहे थे। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं बोली कि दीपक, मुझे मंजू की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे समझाइए कि मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। मेरे इस बात पर दीपक हैरान हो गए थे। वो काफ़ी संयमित वाली आवाज़ में बोले कि कविता, आज तो तुमने ऐसी बात कर ली है, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसा कुछ भी ना सुनूं। मंजू मुझे मेरे बच्चे जैसी है। पिताजी के मृत्यु के बाद मैंने उसे बाप बनकर पाला है। अगर तुमने आज के बाद मंजू की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ को पकड़कर हमेशा हमेशा के लिए मायके छोड़ के आ जाऊंगा, समझी? दीपक की बातें सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। भला कोई नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा पेश आता है क्या? मैं तरोताज़ा होकर किचन में चली गई थी, जहां मंजू की फरमाइशों की लंबी लिस्ट तैयार थी। मैंने उसकी मर्जी के अनुसार सब कुछ बना दिया था। मंजू उम्र में मुझसे सिर्फ 1 साल ही छोटी थी। वो अभी इतनी भी बच्ची नहीं थी कि उसे ये भी ना पता हो कि नई नवेली दुल्हन के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। उनके मन में 100 तरह के सपने सजे होते हैं। खैर, फिर तो मुझे हर चीज़ की आदत सी हो गई थी। मुझे समझ में आ गया था कि इस घर में मंजू का ही सिक्का चलता है। मैं भी दीपक की खातिर मंजू से प्यार मोहब्बत से पेश आती थी। हमारी शादी को 4 महीने हो गए थे।
लेकिन अभी तक भगवान ने हमें औलाद की खुशी से दूर ही रखा था। मैं औलाद के लिए भगवान को दिन रात प्रार्थना करती थी। मुझे पूरा यकीन था कि जब मेरे बच्चे होंगे तो दीपक से मंजू का लाड प्यार कम हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि टेंशन से दूर रहेंगे तो मैं माँ भी बन जाऊंगी। इसलिए मैं हनीमून पर जाना चाहती थी। लेकिन दीपक अपने व्यस्त कार्यक्रम से इतना समय नहीं निकाल पा रहे थे कि हम हनीमून पर जा सके। मैं उनके पीछे पड़ी रहती तो मुस्कुरा कर टाल देते थे। आखिर में उन्होंने बात मान ही ली थी। वो बोले कि हम हनीमून पर जाएंगे। मैं बहुत खुश थी। सारा दिन तैयारियां करती रही। रात के खाने के समय उन्होंने मेरी सास को बताया। बोले कि हम 3 सप्ताह के लिए हनीमून पर जा रहे हैं माँ। ये सुनकर मंजू तो उछल ही पड़ी थी। बोली कि वाह भैया, मुझे भी जाना है। मेरी सभी सहेलियां भी घूमने आई हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरी सास ने मंजू को आंखें दिखाई थी, जबकि दीपक मुस्कुरा रहे थे। वो बोले कि जरूर चलेंगे मेरी गुड़िया। अब तो मेरे सब्र की इम्तिहान थी। आखिर में मैं बोल ही पड़ी कि मंजू, अपनी सहेलियों से पूछना तो क्या वो अपने भैया भाभी का हनीमून खराब करने गई हैं या फैमिली टूर पर। मंजू मेरी बात सुनकर रोने लगी थी, जबकि मैं डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में आ गई। मुझे दीपक से बहुत डर लग रहा था कि अब वो मुझ पर चीखेंगे चिल्लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वे कमरे में आए और चुपचाप सोने के लिए लेट गए थे। जब सुबह हुई तो उन्होंने मेरा पैक किया हुआ सामान कार में रखा और मुझे चलने को कहा। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। मुझे तो लगा था कि मैं जीत गई। अब मंजू मेरी खुशी के बीच कभी नहीं आएगी। लेकिन ये क्या, दीपक ने मेरे मायके के गेट पर कार रोककर कहा था कि यहाँ पर उतर जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। मैं अनजान बनकर उनके तरफ देखने लगी थी। वो बोले कि मैं, माँ और मंजू ऊटी की सैर पर जा रहे हैं। तुम्हें घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए इधर छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं आ जाती तब तक तुम यहीं पर रहोगी। वो शब्द नहीं थे, वो तीर की तरह थे जिन्होंने मेरा पूरा बदन छलनी कर दिया था। मैं लूटी पीटी घर में दाखिल हुई तो माँ ने मुझे गले से लगा लिया। 3 दिन ही शांति से बीते होंगे कि भाभी ने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए थे। वो मेरी परवरिश पर माँ का बहुत मजाक उड़ाती थी कि बेटी की कैसी परवरिश की है कि 4 महीने भी ससुराल में टिक न सकी। कुछ ही दिन बीते होंगे कि मेरे भाई ने भी कह दिया कि कविता, अब तुम यहाँ मेहमान तो रही नहीं। मेहमान तो 2 दिन का होता है, लेकिन तुम तो यहाँ काफ़ी दिन ठहर गई हो। अपने भाभी के साथ काम में मदद किया करो। मुझे उन सब का बर्ताव बहुत दुख दे रहा था। 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुझे मजदूरी करनी पड़ रही थी। हमारे रिश्तेदार भी घर आकर 100 बातें सुनाकर चले जाते थे कि कविता का तो अपने ससुराल में दिल ही नहीं लगता। पता नहीं क्या चक्कर था। उनकी इन्हीं बातों से तंग आकर मैं 2 महीने बाद अपना सामान उठाकर ससुराल चली गई थी। मेरी सास ने मेरा जोरों से स्वागत किया था, जबकि मंजू मुझे वहाँ देखकर परेशान हो गई थी। वो बोली कि भाभी, आपने तो बिना वजह आने की तकलीफ की। मैं तो भैया के लिए दुल्हन ढूंढ रही हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि होना तो वही था जो मंजू कहती है। लेकिन मेरी सास ने मंजू को कड़ी डांट से चुप करा दिया था। जब दीपक ऑफिस से वापस आए तो मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की बन के रह गई थी। लेकिन मैं अपने मायके से जिंदगी का सबक सीख कर आई थी कि शादी के बाद एक औरत की इज्जत सिर्फ उसके ससुराल में होती है। इसी वजह से मैं मंजू को खुश रखने लगी थी। मुझे इस तरह मंजू के आगे पीछे घूमते देखकर दीपक का भी मेरे प्रति रवैया ठीक हो गया था। मैं औलाद के लिए दुआ करते नहीं थकती थी। दीपक भी बच्चों के इच्छुक थे, मगर ये देर भगवान की तरफ से ही थी। हम दोनों तो फिट ही थे। उधर मंजू मुझे तकलीफ देने की हर संभव कोशिश करती थी, लेकिन मैंने देखा था कि आजकल उसका मूड कुछ अलग ही था। वो दिन भर अपने कमरे में ही रहती थी, हर वक्त सज धज कर रहती थी, 2-2 घंटे के लिए घर से गायब हो जाती थी। मैंने भी उसका राज जानने की ठान ली थी। उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन आखिरकार सच सब कब तक छुप कर रह सकता था। तो आखिरकार बात ये थी कि मंजू का किसी के साथ चक्कर चल रहा था। हमारे एरिया में एक नया लड़का आया था, ठीक ठाक कद,
गहरा काला रंग और कपड़ों से भी वो गरीबी की चक्की में पिसता हुआ एक नौजवान लग रहा था। उसमें ऐसी कोई खूबी नहीं थी जिसकी बदौलत उसे मोहब्बत की जाती थी, लेकिन पता नहीं मंजू की आंखों पर कैसी पट्टी बंधी हुई थी। मैं सारे मामले का बहुत मजे से लुत्फ उठा रही थी। हर शाम को मंजू को एक लिफाफा थमा के चले जाता। उसके बाद मंजू कई घंटों तक अपने कमरे में बंद हो जाती थी। अब मैंने अपने पति को उसकी प्यारी बहन का असली रूप दिखाने का फैसला किया था। इसलिए जब भी दीपक और मैं एक साथ बैठते तो मैं उससे यही कहती कि मंजू के लिए कहीं अच्छी जगह रिश्ता ढूंढ ले। जवानी बड़ी बेलगाम होती है, आजकल का तो जमाना भी ऐसा है। दीपक मेरी बात से चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि जमाना जैसा भी हो, मेरी बहन को इस जमाने की हवा नहीं लगी है। मैं मन ही मन उनकी इस बहन के ऊपर के भरोसे पर खूब हंसती थी। अब मैं पूरी तरह से मंजू की जासूसी शुरू कर दी थी। एक दिन मैंने मंजू को घर से बड़े तैयार होकर बाहर जाते हुए देखा था। मैंने भी उसका पीछा करने का फैसला किया। मैं उससे दूरी बनाकर पीछे पीछे चल रही थी। वो घर से एक कहकर निकली थी कि वो अपनी सहेली के घर जा रही है। हमारी गली से मुड़कर बाहर निकलते ही वो एक शानदार कार में जाकर बैठी थी। मैंने थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर लड़का बैठा था। वो लड़का शक्ल से ही किसी रईस खानदान का लग रहा था। खैर मैं घर वापस आ गई। मुझे बेइंतहा जलन हो रही थी कि आखिर मंजू के हाथ इतनी बड़ी असामी लगी कैसे। इस बात की तह तक पहुंचने के लिए मैंने पूरा राज जानने की कोशिश की थी और राज जानकर बड़ी बेचैनी सी हो गई थी। बात ये सामने आई थी कि मंजू और उस रईस लड़के की मोहब्बत बड़े जोर शोर से चल रही थी। वो काला सा लड़का बस उस रईसजादे के खत देने आता था। ये कैसे हो सकता था कि इस घर में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के बाद अगले घर जाकर भी वो खुशहाल रहे। इस तरह तो उसे उसकी कभी सजा न मिल पाती जो उसने मेरे साथ किया था। इसलिए मैंने एक खतरनाक प्लान बना डाला। दोस्तों, इस कहानी की आगे का भाग यानी कि अंतिम भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं इस कहानी का अंतिम भाग की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। इस कहानी की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।